हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट के टॉपिक एसी वोल्टेज अप्लाइड टू कैपेसिटर पे बेस्ड एक एग्जांपल को, और साथ में फिर हम लोग एसी वोल्टेज अप्लाइड टू सीरीज एलसीआर सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन लेंगे और चीज़ों को समझेंगे उस पर कैसे हम लोग कौन कौन सी चीज़ें फाइंड करनी है। क्लियर? तो देखिए ये जो एग्जाम्पल है इसमें क्या दिया हुआ है। अ लाइट बल्ब एंड एन ओपन कॉइल इंडक्टर आर कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स थ्रू अ की एज सोन इन फिगर। तो यहां पर हमारे पास एक लाइट बल्ब है, एक ओपन कॉइल इंडक्टर यानी कि ऐसा कॉइल बना दी गई। ठीक है, आप ऐसे लीजिए, उसको एक कॉइल बना दीजिए। तो ये हो गई एक ओपन कॉइल इंडक्टर। क्लियर? इन दोनों को ऐसे सीरीज पे लगाया गया और उसके बाद एसी से कनेक्ट करके एक की लगा दी गई। ठीक है, अब इस पे क्या किया गया। द स्विच इज क्लोज्ड एंड आफ्टर सम टाइम एन आयरन रॉड इज इंसर्टेड इनटू द इंटीरियर ऑफ द इंडक्टर। यानी कि इन्होंने क्या किया कि ये जो की थी इसको क्लोज किया। क्लोज करने के बाद इस पे इन्होंने ये जो इंडक्टर था, कुछ समय बाद ये जो इंडक्टर था, इस इंडक्टर में एक आयरन रॉड को इंसर्ट किया। एक आयरन रॉड को इंसर्ट कर दिया। ठीक है, ये लिखा है ना, एन आयरन रॉड इज इंसर्टेड इनटू द इंटीरियर ऑफ द इंडक्टर। तो द ग्लो ऑफ द लाइट बल्ब, द ग्लो ऑफ द लाइट बल्ब, उसके बारे में पूछा गया कि द ग्लो ऑफ द लाइट बल्ब इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, इज अनचेंज्ड एज द आयरन रॉड इज इंसर्टेड। क्या होगा अगर ये सर्किट था? देखो मैं फिर से समराइज करके बता देता हूं। ये एक इंडक्टर है और ये एक हमारा बल्ब है। इसको ऐसे सर्किट में जोड़ा गया है और जो सोर्स है वो हमारा एक एसी सोर्स है। ठीक है, तो यहां पर की को बंद किया गया, सर्किट कंप्लीट हो गया, इस पे करंट फ्लो होने लगा। कुछ समय बाद फिर क्या किया गया, इसके अंदर एक आयरन की रॉड इंसर्ट करी गई। तो जब आयरन की रॉड इंसर्ट करी तो उसकी वजह से ये जो यहाँ पर बल्ब ग्लो कर रहा था उसका ग्लो बढ़ेगा, घटेगा या अनचेंज्ड रहेगा। ठीक है, बढ़ेगा, घटेगा या फिर अनचेंज्ड रहेगा, ये चीज हमें बतानी है। तो कुछ भी हमें आंसर बताना है, चाहे बढ़े घटे या होगा, उसके लिए हमें रीजन देना है। तो इसके लिए आप कैसे इसको समझेंगे इस बात को? तो देखिए, इस आप थोड़ा इसको इस पे उल्टा चलिए। उल्टा कैसे? हमें क्या बताना है, इसकी ब्राइटनेस के बारे में बात करनी है कि इसकी जो ब्राइटनेस है वो बढ़ेगी, घटेगी या अनचेंज रहेगी, यही बात करनी है ना। तो ब्राइटनेस किस चीज पे डिपेंड करेगी? इसकी ब्राइटनेस डिपेंड करेगी इस पे। देखिए, हमें ब्राइटनेस के बारे में बात करनी है, तो ये जो ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस डिपेंड करेगी कि यहाँ से इस सर्किट में कितना ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है। यानी कि ये जो है वो डिपेंड कर रहा है करंट पर। ठीक है, इस सर्किट में करंट कितना है, और जो करंट है हम लोग का वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि देखो, जो सोर्स है ये तो चेंज नहीं हो रहा। जो सोर्स है वो तो चेंज नहीं हो रहा। V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। जो सोर्स है वो तो फिक्स्ड है हमारा, क्योंकि एक एसी सोर्स एक दे रखा है तो वो फिक्स्ड है। तो अगर इस इक्वेशन से हम लोग देखें, V इज इक्वल टू V इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं ना, वी एम इज इक्वल टू आई एम बाई आर। आर यहाँ की जहाँ पर कि ये एक्सेल हो जाता है। ठीक है, इंडक्टर के केस में यहाँ पर रिएक्टेंस आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर ये कांस्टेंट है, ये चीज़ कांस्टेंट है, तो सिंपली क्या है कि एक्सेल जो है वो क्या कर रहा है यहाँ पर हमारा। अगर ये गलत लिख दिया ना यहाँ पर, ये चीज़ ये है, ये चीज़। ठीक है, तो वी एम इज इक्वल टू आई एम एक्सएल, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो एक्सएल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई एम निकल कर आ जाएगा, अगर अगर हमारा वी एम कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट, यानी कि अगर हम इस पे भी अगर देखें इस इक्वेशन पे। ठीक है, अगर इसको हम लोग हटा भी देते हैं, इस इक्वेशन से भी इसको देखें कि v इज इक्वल टू आई आर, ये होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ये चीज होती है हमारी, हाँ या ना। तो अब यहां पर जब सोर्स हमारा ये है तो इसको लिख सकते हैं वी एम साइन ओमेगा टी, या फिर इसको सिंपली v लिख सकते हैं। और ये जो i है हमारा वो ये वाला i हो जाएगा, i इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ठीक है, इंडक्टर के केस में जो करंट होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंडक्टर लगा हुआ है और बाकी तो सिंपल रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, ये हुआ। अब यहाँ पर ये जो करंट की वैल्यू है, ठीक है, इसके साथ ये आ जाएगा, यहाँ पर एक्सेल आ जाएगा, ये चीज़। अब यहाँ पर जो हमारी करंट की वैल्यू है, देखो करंट की वैल्यू जो इससे पास हो रही है और जो इससे पास हो रही है, वो दोनों करंट की वैल्यू कैसी होंगी? सेम होंगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों सीरीज पे लगे हुए हैं। ठीक है, तो देखो बल्ब में अगर रेजिस्टेंस आर है, रेजिस्टेंस आर है वो चेंज नहीं हो रहा। क्लियर?
बात समझे, यहाँ पर किसी तरीके की चीजें चेंज नहीं हो रही हैं। अब यहाँ पर सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, चेंज क्या हो रहा है कि हम लोग ये जो आयरन रॉड है उसको इंसर्ट कर रहे हैं। तो बताइए आयरन रॉड के यहाँ पर इंसर्ट होने से क्या चेंज होगा। इसके लिए आप इंडक्टेंस जो होता है, सेल्फ इंडक्टेंस, उस पे जाएं। अगर एल की वैल्यू अगर देखें तो वो होता है म्यू नॉट म्यू आर N1 N2 मिलाकर यहाँ पर N स्क्वायर बन जाता है पाई आर स्क्वायर एल। ये होता है हमारा सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला, ठीक है। और यहाँ पर जो म्यू आर होता है, म्यू आर होता है रिलेटिव परमेबिलिटी, ठीक है। किस चीज की, जैसे कि हमने आयरन रॉड इंसर्ट किया उसकी होती है, या कोई दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल है उसकी होती है। तो म्यू आर जो होता है मैग्नेटिक मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है, बिल्कुल जैसे कि हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता था। क्लियर, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के लिए उस पर भी हम लोग एप्सिलॉन नॉट के साथ मल्टीप्लाई होता था ना के का, याद आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे लिखा रहता था, और इस पे इसके साथ के का मल्टीप्लाई हो जाता था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहाँ पर भी क्या है, म्यू नॉट के साथ म्यू आर का मल्टीप्लाई हो रहा है जब हमने यहाँ पर कोई मैग्नेटिक मटेरियल इंसर्ट किया। अब क्योंकि यहाँ पर जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो एक आयरन रॉड है, तो म्यू आर की वैल्यू हमारी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये फेरो मैग्नेटिक मटेरियल होता है, और जिसको कि हम लोग अपने चैप्टर 5 में पढ़ चुके हैं, ठीक है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाले चैप्टर में। तो म्यू आर की वैल्यू इसकी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो एल की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, एल की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो अगर एल की वैल्यू बढ़ गई, अगर यहां से हम लोग देखें कि एल की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई, तो फिर क्या होगा, यानी कि जब हमने इस सर्किट में आयरन रॉड को इंसर्ट किया तो एल की वैल्यू बढ़ी। तो अब सिंपली हम लोग यहां पर देखेंगे कि एक्सएल इज इक्वल टू हो जाएगा, एक्सएल इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा एल। यानी कि एल की वैल्यू बढ़ने से, एल की वैल्यू बढ़ने से जो एक्सएल है वो बढ़ गया, एल की वैल्यू बढ़ने से जो एक्सएल है वो बढ़ गया, ठीक है। अब एल की वैल्यू बढ़ने से एक्सएल बढ़ा, तो फिर अब क्या होगा, एक्सएल के बढ़ने से जो करंट है, ठीक है, जो करंट है हमारा सर्किट में वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। कैसे डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो अप्लाइड यहाँ पर हमारा वोल्टेज है उसको हम लोग ऐसे करेंगे, अप्लाइड वोल्टेज डिवाइडेड बाई एक्सएल इज इक्वल टू आई, ठीक है। या इसको मैक्स में ऐसे लिखना, ये इक्वेशन तो आपने देखी होगी। तो यहां से ये क्या बन जाएगा, वी एम बाई एक्सएल, यानी कि एक्सएल की वैल्यू अब बढ़ी, एल की वैल्यू बढ़ी, जिसकी वजह से एक्सएल की वैल्यू बढ़ी। एक्सएल की वैल्यू बढ़ने से जो करंट है इस सर्किट में वो डिक्रीज हो गया। तो अब जब करंट की वैल्यू डिक्रीज हो गई तो इस जगह पर जो ब्राइटनेस है वो भी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ब्राइटनेस किस पे डिपेंड कर रही थी, करंट पे, ठीक है। तो इतने पूरे डिस्कशन का सिंपल सा ये हमारा है कि जो यहाँ पर हमारे पास ये इंडक्टर है, इसमें जब एक आयरन रॉड इंसर्ट करेंगे तो क्योंकि म्यू आर का मल्टीप्लिकेशन होता है एल वाले एक्सप्रेशन पे, म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल, तो जो एल की वैल्यू वो बढ़ जाएगी। एल की वैल्यू बढ़ने की वजह से जो एक्सएल की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, और एक्सएल की वैल्यू बढ़ने से वी एम बाई एक्सएल जब हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो आई एम की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। ये बढ़ेगा तो ये वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो करंट यहाँ पर जो फ्लो हो रहा है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ग्लो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका बी वाला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा कि ये डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर, बात समझ पाए। तो इस तरीके से हमारा ये चीज निकल कर आ गया। अब बढ़ते हैं आगे और एसी वोल्टेज को अप्लाई करेंगे एलसीआर सर्किट में। तो देखिए एलसीआर सर्किट क्या होता है, एल सी आर, एल यानी कि इंडक्टर, सी यानी कि कैपेसिटर, और आर यानी कि रेजिस्टर। तो जब इन तीन चीजों को, एल सी और आर, इन तीन चीजों को एक सीरीज पे कनेक्ट किया जाता है, एल सी आर, तो इसको हम लोग कहते हैं सीरीज एलसीआर सर्किट। और सीरीज पे कनेक्ट करने का हमारे पास क्या ऑप्शन होता है कि जो इसके जैसे ये एल है, इसके दो टर्मिनल्स है, इधर वाला और इधर वाला, ठीक है। कैपेसिटर के भी दो ऐसे टर्मिनल्स हम देख सकते हैं, भले ही पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हो, बट ऐसे हम दो टर्मिनल्स मान सकते हैं। तो देखो रजिस्टर का एक टर्मिनल सी के साथ कनेक्टेड है, इस सी का दूसरा कनेक्ट जो टर्मिनल था वो एक अलग कंपोनेंट यहाँ पर इंडक्टर के साथ कनेक्टेड है, और इसका जो कंपोनेंट है वो इधर इसके साथ कनेक्टेड है। यानी कि जो यहाँ पर मान लीजिए ये रजिस्टर है और
इसके दो टर्मिनल्स हैं, तो दो टर्मिनल्स किसी दूसरे कंपोनेंट के दोनों टर्मिनल से कनेक्टेड नहीं होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये जो कनेक्शन होता है ये हमारा पैरेलल कनेक्शन होता है। कैसा होता है? पैरेलल कनेक्शन होता है। सीरीज में सिर्फ दो कंपोनेंट्स के बीच में एक ही टर्मिनल कॉमन होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सीरीज एलसीआर सर्किट। क्या हो गया? सीरीज एलसीआर सर्किट। एक दो तीन। अब इसमें हमने अप्लाई कर दिया है ईएमएफ को। ओके, यहां तक क्लियर? तो देखिए, इस पे भी ये जो हमारा हमें सॉल्यूशन इसका निकालना है, इसमें कौन कौन सी चीजें फाइंड करनी होंगी। यहां पर हमें वोल्टेज, इस पे ही हमें करंट, इसमें ही हम ये करंट हो गया, इसमें ही हमें जैसे कि देखो, वोल्टेज करंट रेजिस्टेंस होता था। ठीक है, या फिर नाम आया था उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस या फिर कैपेसिटिव रिएक्टेंस। याद आया? मतलब इस जगह पर हमारे जो रेजिस्टेंस वाला जगह था, उस पे या तो हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे, या तो एक्सेल यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात कर रहे थे, या फिर कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात कर रहे थे। उसी तरीके से यहां पर जब तीनों चीजें मौजूद होती हैं, एल सी और आर तीनों चीजें मौजूद होती हैं, तब जेड की बात करते हैं, जिसको कहते हैं इम्पिडेंस। क्या बोलते हैं? इम्पिडेंस बोलते हैं। और इम्पिडेंस जो होता है वो इम्पिडेंस पूरे सर्किट के द्वारा जितना भी रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा होता है वो कहलाता है। ठीक है, इम्पिडेंस। क्लियर? ये इम्पिडेंस। ठीक है, ये चीज। तो इम्पिडेंस हमारा एक ऐसा रेजिस्टेंस है एक तरीके का, क्योंकि इम्पिडेंस को भी हम लोग किस पे मेजर करते हैं? ओम्स पे ही मेजर करते हैं। तो इम्पिडेंस हम लोग का एक इस तरीके का रेजिस्टेंस है, जो कि इस सीरीज एलसीआर सर्किट की वजह से हमें मिलता है, देखने को मिलता है। ठीक है, बात समझ पे आई? यानी कि सिर्फ कोई एक कंपोनेंट नहीं है, जैसे कि सिर्फ रजिस्टर होता तो उसकी वजह से रेजिस्टेंस मिलता, या सिर्फ इंडक्टर होता तो कैपेसिटिव सॉरी इंडक्टिव रिएक्टेंस मिलता। अगर सिर्फ कैपेसिटर होता अगर सिर्फ कैपेसिटर होता तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस मिलता। यहां पर क्या है? रेजिस्टेंस भी है, इंडक्टेंस भी है और कैपेसिटेंस भी है। तो इन सब की वजह से जो हमारा रिजल्टेंट एक रेजिस्टेंस के तरीके का एक कोई चीज रजिस्ट करती है करंट को, या कह लीजिए कि करंट को लिमिट करती है, तो वो हम लोग कहते हैं इम्पिडेंस। तो इम्पिडेंस हमारा सर्किट का होता है। ठीक है, इम्पिडेंस हमारा सर्किट का होता है। देखिए, आपने देखा होगा आपके मोबाइल वगैरह जो हैं, या लैपटॉप है, फोन है, या कोई भी छोटे मोटे इलेक्ट्रॉनिक्स के गैजेट्स हैं, उसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कोई एक कंपोनेंट नहीं होता। कोई एक रजिस्टर या एक इंडक्टर या एक कैपेसिटर नहीं लगाता। आपने कभी टीवी का रिमोट कभी खुला देखा हो, या कोई टीवी खुली देखी हो, या कंप्यूटर खुला देखा हो, मोबाइल खुला देखा हो, या जो कोई दूसरी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं जैसे कि टॉय कार हो गई, या फिर जो हम दूसरे कोई और भी एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी भी तरीके के इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में। तो उन सब में सिर्फ हमारा ऐसा नहीं होता कि रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस मौजूद है, सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस ही मौजूद है, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ इंडक्टर इंडक्टेंस ही मौजूद है। देखिए, एक्चुअली यहाँ पर एलसीआर के बारे में पढ़ाने का मतलब ये है, क्योंकि देखिए, याद करिए जब हम लोग ने शुरुआत में पढ़ा एसी वोल्टेज अप्लाइड टू इंडक्टर। ठीक है, तो वहां पर एक चीज बोली गई थी कि इस जगह पर ये माना जा रहा है कि इंडक्टर में किसी भी तरीके का रेजिस्टेंस नहीं है, यानी कि रेजिस्टेंस कितना है? जीरो है। ये माना गया था कि जो रेजिस्टेंस है इस पे जीरो है, सिर्फ इस पे वैल्यू किसकी है? इंडक्टेंस की है। बट एक्चुअल में सोचिए, ये अगर यहाँ पर मटेरियल यूज किया गया है, तो मटेरियल्स का कुछ रेजिस्टेंस होगा ना? होगा कि नहीं होगा? होगा। यानी कि अगर हमें प्रॉपरली किसी सर्किट को एनालाइज करना है, तो इस पे ये जो वैल्यू एक्चुअल में नॉट इक्वल टू जीरो होती है, जो वैल्यू इसकी एक्चुअल में नॉट इक्वल टू जीरो है, क्योंकि मटेरियल से मिलकर बना हुआ है, और मटेरियल जो होते हैं वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। तो इस नॉन इक्वल सर आर नॉट इक्वल टू जीरो वैल्यू को, यानी कि कुछ वैल्यू होगी 10 ओम, 20 ओम, 50 ओम, 100 ओम, 1000 ओम, ऐसी कोई वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या किसका यूज कर लेते हैं? यहाँ पर एक रजिस्टर का ऐसे यूज कर लेते हैं। बात समझ पे आई? ये आ गया। अब साथ में एक और चीज होती है, देखो, कैपेसिटेंस कहीं पर भी फॉर्म हो सकता है जहां पर कि
कुछ दो ऐसे मेटल्स हों जो कि पास पास में रखे हों, एक में चार्जेस हों और दूसरे में चार्जेस उसकी एक में चार्जेस हों, उसकी वजह से दूसरे में चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ रही हो। ठीक है, तो ये जैसे पैरेलल वायर्स होती हैं उनमें भी कैपेसिटेंस जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से अगर हम देखें तो एक्चुअल सर्किट में कैपेसिटेंस भी मौजूद होता है, भले ही उसको वो एज अ कैपेसिटर लगा हो चाहे ना लगा हो, बट फिर भी उसमें कैपेसिटेंस मौजूद होगा। यानी कि एक्चुअल में जो हम लोग के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं उसमें एलसीआर सर्किट्स देखने को मिलते हैं, भले उस पर चाहे हमने इंडक्टर लगा रखा हो चाहे सिर्फ हमारा कैपेसिटर लगा हो, बट कहीं ना कहीं उस पर रेजिस्टेंस तो अपने आप आ ही जाएगा। बात समझ पे आई? देखिए अभी ये चीज़ आपको भले ही ना समझ पे आ रही हो कि मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, बट जब इसको मैं एक एक डेरिवेशन कराऊंगा इसका, तब आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी कि आखिर मैंने इसको क्यों इंट्रोड्यूस किया था, कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं उनमें हर एक चीज़ ये मौजूद होती है। क्लियर? यहाँ तक बात समझ पे आ गई? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए इस तरीके के सर्किट्स जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं उसको एनालाइज करने के लिए हम लोग सिंपल सा एक लेते हैं सर्किट जिसमें कि एल सी और आर मौजूद हो। ठीक है, तो अभी तक के डिस्कशन में अगर आपको लग रहा हो कि आपको याद करने में प्रॉब्लम है तो उसको छोड़ भी सकते हैं आप। यहां से आप दोबारा समझिए कि हमारे पास क्या है, एक सर्किट है जिसमें कि एक इंडक्टेंस लगा है जिसके वैल्यू एल है, एक कैपेसिटर लगा हुआ है जिसके कैपेसिटेंस की वैल्यू सी है, और एक रजिस्टर लगा है जिसके रेजिस्टेंस की वैल्यू आर है। तो अगर यहां पर हम लोग एक ईएमएफ देते हैं V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है, अगर हम ऐसा देते हैं तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लूप रूल या फिर केवीएल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं इक्वेशन को। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, ये इक्वेशन हमारी निकल कर आ जाएगी। ये कैसे निकल कर आई, याद करिए, जो ये वाली इक्वेशन थी V इज इक्वल टू आई आर, इसका यूज किया था ना। पलटिए पन्नों को, पहुंचिए वहां पर जहां पर कि मैंने ये पढ़ाया था आपको, एसी वोल्टेज अप्लाइड टू रजिस्टर, वहां पर जो किरचॉफ्स लूप रूल के अकॉर्डिंग वैल्यू निकल कर आई थी वो ये थी। उसके बाद फिर जब एसी वोल्टेज अप्लाइड टू इंडक्टर था, वहां पर जो निकल कर आई थी वो थी एल डी आई बाई डी टी, और एसी वोल्टेज अप्लाइड टू कैपेसिटर में जो था वो था V इज इक्वल टू क्यू बाई सी। याद आया? हाँ, है ना? तो जब ये चीज ऐसी थी तो यहां पर अब देखिए क्या है कि ये अब ये तो था कि हमने V वोल्टेज अप्लाई किया, वो पूरा का पूरा रजिस्टर में जा रहा है, बट यहां पर क्या है, सीरीज में है चीजें। तो जितना भी वोल्टेज हम दे रहे हैं वो इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है। तो अगर इसका नाम दे दिया जाए VR, इसका नाम VC और इसका नाम VL दे दिया जाए, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो टोटल V है, V वो बराबर है VR प्लस VL प्लस VC के, क्योंकि हम लोग जानते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज होता है, अप्लाइड वोल्टेज होता है, वो हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो अगर इसमें VR जा रहा है, इस पे VC जा रहा है और इस पे VL, यानी कि ये VR हो गया, ये VC हो गया और ये VL हो गया। क्लियर? तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इन वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर देंगे जिससे कि हमारा ये बन जाएगा VR क्या हो गया, ये हो गया IR प्लस VL हो गया L डी आई बाई डी टी और VC हो गया Q बाई सी। क्लियर? तो ये देखो, ये हमारा एक जो एक इक्वेशन है किरचॉफ्स लूप रूल से, वो निकल कर आ गई। चाहे आप इस तरीके से करिए चाहे केवीएल लगाए, सेम चीज़ ही है वो दोनों सेम ही चीज़। क्योंकि अगर हमारे पास ये केवीएल नहीं होता, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जिसे कहते हैं, लूप रूल भी कहते हैं, अगर ये नहीं होता तो ये फिर कैसे पता चलता हमें कि इन तीनों का जो सम होगा वो बराबर होगा अप्लाइड वोल्टेज के। ठीक है, तो सेम चीज़ ही है। तो इससे हमारी ये क्वेश्चन निकल कर आ गई। अब ध्यान करिए हमें क्या क्या निकालना होता था, V I फिर Z फिर फेजर और उसके बाद फिर जाते थे पावर पर। याद आया? तो V तो हमने निकाल लिया इक्वेशन की ये है, और जो अप्लाइड वोल्टेज है उसका एक्सप्रेशन ये है। इतना काम हमारा फिनिश यहाँ तक वोल्टेज के लिए। अब चलते हैं करंट फाइंड करने के लिए। तो करंट को फाइंड करने के लिए क्या होता है कि यहाँ पर हम लोग के पास दो तरीके होते हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। क्योंकि इस इक्वेशन को हम अगर गौर से देखें तो क्या कह रही है, ये इक्वेशन कह रही है कि अगर इस सर्किट में हम करंट के फ्लो को देखें तो
रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जो होगा उसका जब एल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा हमारा वोल्टेज। ठीक है, यानी कि इंडक्टर पे हमें मतलब है करंट के चेंज होने से, और कैपेसिटर पे मतलब है हमें चार्ज से, जबकि यहां पर जो है वो है करंट कितना फ्लो कर रहा है उससे। ठीक है, यहां पर करंट का चेंज है, यहां पर चार्ज है और यहां पर करंट है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, चीजों को एनालाइज करेंगे, करंट फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें फाइनली करंट ही फाइंड करना है। तो इन सारी चीजों को क्या करेंगे, करंट के टर्म्स पे लिखने की कोशिश करेंगे और करंट के एक्सप्रेशन को निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ये डी आई बाई डी टी लिखा है, यानी कि अगर इससे करंट फाइंड करना है हमें तो क्या करना होगा, इंटीग्रेट। याद आया, जब इस एक्सप्रेशन से हमें करंट निकालना था इन केस ऑफ एसी वोल्टेज अप्लाइड टू इंडक्टर, तो हम लोग ने क्या किया था बताइए, इंटीग्रेशन किया था, क्योंकि डी आई बाई डी टी दिया हुआ है। जब हमें Q बाई सी से करंट निकालना था इस एक्सप्रेशन से, यानी कि ये वाले एक्सप्रेशन से, तो यहां पर किया था डिफरेंशिएशन, और यहां पर जब निकालना था तो ना तो डिफरेंशिएशन किया था ना तो इंटीग्रेशन किया था, डायरेक्ट हमारा निकल कर आ गया था, देखो आई की वैल्यू। तो अब क्या है इस एक्सप्रेशन में खास बात कि एक ही एक्सप्रेशन पर लग रहा है हमारा डिफरेंशिएशन, एक ही एक्सप्रेशन में लग रहा है इंटीग्रेशन, और एक में कुछ नहीं, दोनों में से कुछ नहीं। यानी कि अगर आपको करंट निकालना है इस इक्वेशन से तो आपको ये तीनों चीज एक साथ करनी पड़ेंगी। तो क्या तीनों चीज एक साथ कर सकते हैं? कै तो यहां पर हमारे पास दो मेथड आते हैं, एक तो होता है फेजर डायग्राम सॉल्यूशन जो कि बहुत आसान होता है, दूसरा होता है एनालिटिकल मेथड जिसमें कि हम प्रॉपर मैथमेटिक्स का यूज करते हैं और इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं। तो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है कुछ ऐसी, डी टू क्यू बाई डी टी टू प्लस, और ये जो आई है ये बन जाता है डी क्यू बाई डी टी, और ये आर, फिर यहाँ पर बन जाता है क्यू बाई सी। तो ये हमारी होती है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, और इस इक्वेशन को फिर हम लोग सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग एनालिटिकल मेथड, जो कि अभी आपके सिलेबस में नहीं है। क्लियर, बात समझ पे आई? तो इस एनालिटिकल मेथड को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ओके। सिर्फ हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, फेजर डायग्राम मेथड। फेजर डायग्राम मेथड पे हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हमें पता है इसका सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन सेपरेटली पता है, तो उन सॉल्यूशंस को हम लोग एक फेजर में रखते हैं, फिर फाइंड करते हैं कि क्या इस सर्किट में करंट की कितनी वैल्यू है। ठीक है, बात समझ पे आई? तो हमारे पास दो मेथड होते हैं, इसमें से हम लोग एनालिटिकल मेथड वाला ऑब्टेन नहीं करेंगे, पहला वाला यूज करेंगे, टेक्निक ऑफ फेजर्स। ठीक है, टेक्निक ऑफ फेजर से हम लोग करंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो क्यों जरूरत पड़ी हमें फेजर की, समझ पे आ गया? क्योंकि देखिए इक्वेशन में डी आई बाई डी टी है, उसी में आई है और उसी में क्यू बाई क्यू है। तो एक को देख के लगता है कि इंटीग्रेट कर दो तो मिल जाए करंट, एक को देख के लगता है कि कुछ मत करो, और एक को देख के लगता है कि हमें तो डिफरेंशिएशन कर देना चाहिए। ये है ना ऐसा ऐसा, एल डी आई बाई डी टी और इस पे आई आर प्लस ये क्यू बाई सी। इसको देख के लगता है इंटीग्रेट कर दो, इसको देख के लगता है कुछ मत करो क्योंकि करंट तो लिखा ही हुआ है, और इसको देख के लगता है डिफरेंशिएट कर दो। बट एक्चुअल में हम जब अगर इनको ऐसे करने बैठे तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। हमें इनके सेपरेट सेपरेट जो सॉल्यूशन है वो पता है, इसके लिए पता है, इसके लिए पता है और इसके लिए पता है। तो उन्हीं उसी इंफॉर्मेशन का यूज करके क्या किया जाता है, यहाँ पर इस तरीके से फेजर डायग्राम बनाया जाता है और उस फेजर डायग्राम को सॉल्व करते हैं। क्लियर? तो अब हम लोग जो इसका नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें इसी फेजर डायग्राम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये फेजर डायग्राम बना और फिर कैसे हम लोग आई की वैल्यू को फाइंड करेंगे। क्लियर? तो अभी मैं इसको इस लेक्चर में नहीं ले रहा हूं, क्योंकि अगर इसको एक्सप्लेन अभी करना चालू किया तो क्या होगा, थोड़ा सा गैप होगा, जिसकी वजह से मुझे फिर से सारी चीजें वैसे ही स्टार्ट करनी पड़ेंगी। तो मैं इसको पूरा का पूरा नेक्स्ट लेक्चर में ही बताऊंगा एक साथ। क्लियर? तो आई होप जो आज का सेशन था वो आपको समझ पे आया होगा, और क्या कैसे करना है वो भी आपको समझ पे आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए थैंक यू।